नमस्कार साथियों, मैं रोशन गुप्ता ई पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसमें हम देखे थे कि भारत में यूरोपीय लोग कैसे आए थे, क्यों आए थे, उसका उद्देश्य क्या था। आज जो क्लास है उसका पार्ट 2 है। इसमें आज हम देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या इसकी उपलब्धियां रही। तो देखते हैं, इसमें ये हमारे सामने वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में अपना ये प्यारा देश भारत है और यूरोपीय कंटिनेंट में अगर हम देखें तो इसमें ये स्पेन के पश्चिम में छोटू सा एक देश है, इसका नाम पुर्तगाल है। और जरा सा इसको जूम करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये लीजिए, इसमें देखिए पुर्तगाल व्हाइट व्हाइट कलर का जो ये दिख रहा है, यही पुर्तगाल है। इसी के बारे में बात करेंगे। इसके लोकेशन के बारे में अगर देखें तो ये रहा पुर्तगाल, येलो येलो कलर का। इसमें इसके पूरब में स्पेन है, फिर यहां पे देखिए फ्रांस, सूरा और सुंदरियों का देश। सूरा मतलब शराब और सुंदरिय मतलब तो आप तो जानते ही हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं, हम देख लिए कि भारत के किस ओर यूरोपीय कंटिनेंट है, पश्चिम की ओर है। यूरोपीय कंटिनेंट में कहां पुर्तगाल है, पुर्तगाल देख लिए यहां है। अब पुर्तगाल के बारे में ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारत में पुर्तगालियों कंपनियों का आगमन। हम जानते हैं कि भारत की समुद्री मार्ग का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा जो पुर्तगाल से होते हुए समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से भारत में आया था, कालीकट में कैसी एंट्री हुई थी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वहां जाके पहले उस क्लास का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां से कोई लिंक इस क्लास का वीडियो हो जाएगा। तो देखिए, भारत में पुर्तगालियों का आगमन, ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट में आया। भारत के कालीकट में उस समय स्थानीय राजा को जमोरीन कहा जाता था, जो कि स्थानीय राजा का नाम हुआ करता, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम था इसका मानव विक्रम। तो इन्होंने खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया, किसका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा आए यहां पे और यहां से बहुत सारे मसाले वो ले गए अपने यहां। कहां? पुर्तगाल ले गए। और यहां से जो मसाले ले गए, बेसिकली जो काली मिर्चें थी अपने यहां, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, मरीच, मरीच जो हमारी माताएं बहनें अभी हमारे घर में कहती है मरीच, उसको मरीच, मरीच उसको बहुत पसंद आया था। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लैक पेपर और बेसिकली पॉपुलर जो नाम है वो है काली मिर्च। तो बहुत सारे मसाले यहां से ले गए। जब यहां से मसाले ले गए तो यहां जो दाम उसकी लागत पड़ी थी उससे 60 गुना अधिक दामों में वहां क्या करे, वो बेचे। अब तो इससे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इसके साथ 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 सारे यूरोपीय कंटिनेंट के लोग पीछे पीछे आने लगे। हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। फिर इसके पीछे पीछे कौन आ गया? ये पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटेन आ गए, डच आ गए, बाकी सभी लोग जो है इसके पीछे पीछे आ गए। लेकिन तत्कालीन भारतीय व्यापार पर अधिकार रखने वाले अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। जब पुर्तगाली यहां आ गए तो उस समय क्या था कि मुस्लिम शासक जो है हमारे भारत में था उस समय, और अरब जो व्यापारी था इसका प्रभुत्व अपने यहां पे था। और स्वाभाविक है, जब उसके व्यापार पे आप जो प्रभुत्व जमाएंगे तो वो तो विरोध करेगा ही। तो उस समय अरब व्यापारी लोग थे, इन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे ममता बनर्जी बोलती है ना, ऐसे न चल बो। भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान
पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में आया। 1498 में आए थे वास्को डी गामा। 2 साल बाद ही देख रहे हैं कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत फिर से आ गए, क्योंकि इसको मुनाफा जो दिखा था 60 गुना मुनाफा, समझ रहे हैं, 60 गुना मुनाफा तो बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद हम देखते हैं 1498 में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। सबसे पहले हम दिखा देते कि वास्को डी गामा देखने में था कैसा, इसका फोटो दिखाते हैं। ये रहे वास्को डी गामा जी, देख लीजिए, यही 1498 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम आए थे। तो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। वास्को डी गामा कहां के यात्री था? तो पुर्तगाल का था। भारत की खोज किस देश ने की थी? तो पुर्तगाल ने की थी। चलिए, वास्को डी गामा को आप देख लिए, बढ़िया से देख लीजिए। यही जहाज यहां लाया था। भारत में जहाज निर्माण की शुरुआत भी पुर्तगालियों की देन है। अच्छा, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में की। कोचीन का वर्तमान नाम कोच्चि है, जो कि वर्तमान केरला में स्थित है। तो फैक्ट्री से क्या मतलब? अभी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां रहती है वैसा क्या? नहीं नहीं नहीं, वैसी फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी। उस समय फैक्ट्रियों का मतलब था एक बड़ा सा घर, जिसमें भारत से प्राप्त टैक्स के रूप में अनाज को प्राप्त किया जाता था और उसको स्टोर किया जाता था। फिर उस स्टोर किए हुए अनाज जब एक जगह पर होते थे तो उसको जहाज में लाद के फिर अपने अपने देश ले जाया करते थे। तो वो अभी के समय वाली जो फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी, वैसी थी नहीं। वो सिर्फ थी एक मकान, बड़ा सा मकान, जिसमें चीजों को स्टोर किया जाता था और यहां से सामान विदेशों में ले जाया जाता था। तो 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई। कहां हुई? कोचीन में हुई। कोचीन का वर्तमान नाम क्या है? कोच्चि है। कोच्चि कहां है? केरल में। दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में ही हुई, जो कि कन्नूर में हुई। तो कन्नूर कहां है? कन्नूर भी केरल में है। देखिए, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना कन्नूर, जो कि कन्नूर भी कहां है? केरल में है। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया 1505 ईस्वी में ही। तो अल्मीडा के बारे में देख लेते। अल्मीडा देखने में थे कहते हैं, इनको देख लेते हैं हम। ये रहे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये काफी प्रभुत्वशाली से 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में एडी बोलते हैं ईस्वी को। ये क्या हुए? भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए और इन्होंने एक नीति चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, इसमें बेसिकली क्या था कि पुर्तगाल की एक सामरिक समुद्री नीति थी, जिसे 1500 ईस्वी के दशक की शुरुआत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू किया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाल की नौसैनिक शक्तियों को मजबूत करना और समुद्री मार्गों पर नियंत्रित स्थापित करना था। जितने भी समुद्री मार्ग थे उस पर नियंत्रण स्थापित करना था। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में उन दिनों जो प्रथा थी कि समुद्र में जाना पाप है। अगर समुद्र में चले गए, समुद्र में कदम रख दिए तो पाप हो जाए। तो ऐसा ऐसा माना जाता था। जो भी हमारे यहाँ के लोग थे जाते ही नहीं थे। अच्छा, समुद्री क्षेत्र तो उस समय वैसे ही खुला हुआ था, भारत के लोगों को उससे लेना देना था ही नहीं। तो ये प्रभुत्व स्थापित करना क्यों चाहते थे? ये इसलिए प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे कि इसके अलावा भी जो विदेशी लोग थे वो भी तो आ रहे थे, जैसे ब्रिटेन हो गए,
ठीक है, पुर्तगाली तो खुद ही थे, ठीक है, और स्वीडिश लोग हो गए, जितने भी यूरोपीय लोग थे सब इसी मार्ग से आ रहे थे। तो ये क्या चाह रहा था अल्मीडा चाह रहा था अगर समुद्री क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित हो जाए तो जितने भी यूरोपीय लोग यहां आएंगे उस पर क्या करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे। अगर इस क्षेत्र से गुजरेगा तो पैसा दो, नहीं तो नहीं जाने देंगे। इस नीति के अंतर्गत पुर्तगालियों ने जल मार्गों की रक्षा को प्राथमिकता दी और स्थलीय विस्तार की बजाय समुद्री प्रभुत्व पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अरबों, मिस्रियों और अन्य प्रतिद्वंदी समुद्री शक्तियों को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। जितने भी अभी बात कर ही चुके हैं, जितने भी विदेशी लोग थे इनकी स्थिति को कमजोर करने के लिए इन्होंने क्या किया था, समुद्री मार्गों पे कब्जा किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगालियों ने भारत के समुद्र तटों पर सुरक्षित फैक्ट्रियां और किले स्थापित किए, जिससे उन्हें व्यापार और राजनीति में लाभ मिला। यह नीति आगे चलकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क के स्थलीय साम्राज्य की नीति से बदल दी गई। अल्मीडा की नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब समुद्र पे अधिकार करो और शासन करो। समुद्र के किनारे ही बेसिकली बंदरगाह होते थे और उसके बगल में ही कोठियां हुआ करती थी। कोठी में क्या करते थे, कोठी मतलब फैक्ट्रियां, उसमें क्या करते थे, सारे अनाज को स्टोर करके रखते थे और जहाज पे लादा और निकल लिए यूरोप। तो अल्मीडा का बेसिकली जो नीति था वो समुद्री नीति थी, समुद्र पे अधिकार करना। लेकिन इसके 2 साल बाद 1505 ईस्वी में इन्होंने 1505 में तो यही आए थे, 1509 ईस्वी में जब आए थे अल्बुकर्क तो उन्होंने समुद्री मार्ग पर ध्यान देना बंद कर दिया और उन्होंने समुद्री मार्ग की बजाय स्थलीय मार्ग पर विशेष ध्यान दिया। तब देखेंगे कि कैसे वो 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार कर लेते हैं, फिर कैसे आगे वो गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो अब अल्बुकर्क के बारे में देखते हैं अल्बुकर्क का चेहरा है कैसा। ये रहे बूढ़ा बाबा अल्बुकर्क, देखने में तो बूढ़ा सूठा बाबा लग रहे हैं लेकिन दिमाग के काफी ब्रिलियंट थे। इन्होंने ही क्या करा था कि गोवा पे अधिकार किया था और अंत में जाके गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। देख लीजिए, लंबी लंबी मूंछ है, इसे मुझे लगता है रस्सी भी बनाया जा सकता है। यहां तक तो पढ़ चुके थे। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना किया था। तो प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा है, ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो अल्मीडा के द्वारा लाया गया। किस देश के द्वारा लाया गया? तो जानते ही है, पुर्तगाल के द्वारा लाया गया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की एवं मिस्र के संयुक्त बेरों को पराजित कर लिया। सोचिए, उस समय किसी एक को नहीं, इन्होंने गुजरात को, मिस्र को, तुर्की को, इन तीनों की संयुक्त सेना एक साथ थी और तीनों को एक बार में पराजित कर दिया। 1509 ईस्वी में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारतीय क्षेत्र का दूसरा गवर्नर बनाया गया। आप देख लिए, 1505 में वो आए थे अल्मीडा और 1509 में अल्बुकर्क आ गए। अल्बुकर्क की क्या नीति है? स्थलीय नीति। अब स्थल पे ये कब्जा करना शुरू करेंगे। 1509 में देखिए ये गवर्नर बनते हैं कहां का? भारत का। भारत का गवर्नर बनते हैं पुर्तगाली 1509 में। एक साल बाद ही देखिए 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक में है, पर के सुल्तान को पराजित कर दिया और गोवा पे अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। मलाया द्वीप अभी थाईलैंड के पास है। जो मलाया द्वीप है, ये क्या करता है? भारत का जो हिंद महासागर है उसके क्षेत्र को और दक्षिण चीन का जो समुद्री सागर है उसको, दोनों को जोड़ने के काम करता है मलक्का द्वीप। इस पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया। किन्होंने कर लिया? अल्बुकर्क ने कर लिया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पे स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया।
1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाई। मतलब अब वो भारत में आ चुका है, फैक्ट्रियों की स्थापना कर चुका है, अब गोवा को अपनी राजधानी भी बना लिया। फिर आगे देखते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ चुके थे। ब्लू वाटर पॉलिसी से ही संबंधित है एक और, कॉटेज आर्मेडा काफिला पद्धति, ये इसी के कोरिलेटेड है। इसमें क्या था कि पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु अपनाई गई रणनीति थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर प्रभुत्व जमाना और सुरक्षा शुल्क वसूलना था। दैट मीन्स टैक्स वसूलना था। जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया गया था, इसके द्वारा ही अपनाया गया था। इस पद्धति में 3 मुख्य तत्व थे। पहला क्या था? कार्टेज। ये क्या था? ये एक प्रकार का लाइसेंस था जिसे बिना अनुमति के कोई भी जहाज समुद्र में व्यापार नहीं कर सकता था। यह पुर्तगाली नियंत्रण का प्रमाण था, एक टाइप का सर्टिफिकेट था। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता था, कार्टेज नहीं होता था, तो अगर वो जहाज लेके आया समुद्र में तो उसको लूट लिया जाता था। चाहे उस पर जितना भी संपत्ति हो, किसी का भी संपत्ति हो, इवन इंडिया के शासक का संपत्ति हो, तब भी उसकी संपत्ति को लूट लिया जाता था। अच्छा, ये कार्टेज लेने के लिए पैसा देना पड़ता था, एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता था ये। दूसरा, आर्मेडा, एक प्रकार का आर्म फोर्स, सैनिक, नौसेना सैनिक। नौसेना सैनिक मतलब पानी में रहने वाला सेना, जो ऐसे तलवार नहीं बाजता रहता, वो आर्मेडा पुर्तगाली नौसैनिक बल जो समुद्री मार्गों की निगरानी करता था और बिना कार्टेज वाले जहाजों पर हमला करता था। जिसके पास कार्टेज नहीं होता था, मतलब लाइसेंस नहीं होता था, प्रमाण पत्र नहीं होता था, उस पर हमला किया और उसकी सारी संपत्तियों को छीन लिया। काफिला प्रणाली, ये क्या था? व्यापारिक जहाजों को पुर्तगाली सैनिकों की सुरक्षा में समूहों में यात्रा करने को बाध्य किया जाता था। एक प्रकार से ये क्या था कि एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज, दूसरे जहाज के पीछे तीसरा जहाज, ऐसे करके जहाजों की एक श्रृंखला तैयार किया जाता था और पुर्तगाली जो सैनिक नौसेना होते थे उसके साथ इसको विदा किया जाता था। इस प्रणाली ने पुर्तगाल को समुद्री व्यापार पर एकाधिकार दिलाया, परंतु स्थानीय व्यापारियों की स्वतंत्रता को बाधित किया गया। स्थानीय व्यापारियों से में कौन थे बताइए? तो अरब लोग थे। अब बात करते हैं गोथिक वास्तुशिल्प। गोथिक वास्तुशिल्प बेसिकली भारत में किसका देन था? पुर्तगालियों का देन था। पुर्तगालियों का भारत में शोषण करने का तो उद्देश्य था ही था, लेकिन कुछ देने भी है। जैसे हम देखेंगे, आलू अपने भारत में कहां से आया? पुर्तगालियों का देन है। लाल मिर्ची कहां से आया? पुर्तगालियों का देन है। प्रिंटिंग प्रेस, अभी जो प्रिंटिंग करते हैं वो कहां, किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। बेसिकली आगे देखेंगे। इसमें भी एक है गोथिक वास्तुशिल्प। ये क्या था? ये भी देन किसका है? पुर्तगाल का है। गोथिक वास्तुशिल्प यूरोप में 12वीं से 16वीं शताब्दी तक विकसित हुआ। यह शैली ऊंची इमारतों, नुकीले मेहराबों, पतले खंभों, उड़ते बटनों और रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी हम लोग अपने मकानों में रंगीन कांच लगाने लगे हैं, सभी गोथिक वास्तुशिल्प ही है। इसका उद्देश्य ईश्वर की ओर आध्यात्मिक उन्नयन को दर्शाना था। यह शैली मुख्यतः गिरजाघर बुर्जों व कैथेड्रल्स में प्रयुक्त होता था। मुख्यतः गिरजाघरों में होता था, क्योंकि वो धार्मिक स्थल हुआ करता था, इसीलिए वहां पे मुख्यतः लगाया जाता था। मुख्य उदाहरण जैसे नोट्रे डेम पेरिस में है, चार्टेस कैथेड्रल फ्रांस में है, कोलोन कैथेड्रल जर्मनी में है। ये सारी जो जगह हैं वो गोथिक वास्तुशिल्प में बनाया गया है। तो देखते हैं, इसका फोटो भी दिखा देते हैं आपको कि देखने में कैसा था गोथिक वास्तुशिल्प। चलिए देखते हैं। ये देखिए, नुकीली यहाँ पे देखिए, और इस सब में जो है शीशा लगा हुआ है। देखिए इसमें गोथिक वास्तुशिल्प का कितना सुंदर नमूना दिया गया है। देखिए, काफी मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अब देखते हैं कि पुर्तगाली लोगों का विविध योगदान, मुख्य योगदान। अब भारत में तो शोषण करना ही उसका उद्देश्य था, लेकिन शोषण करने के साथ साथ कुछ योगदान भी उसका है, जो कि देखते हैं।
पुर्तगालियों की देन। जैसे तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। तंबाकू जानलेवा होता है भाई साहब, कैंसर बीमारी को पैदा करता है, तो आप लोग नहीं खाएंगे। उसके बाद जहाज निर्माण, भारत में जो जहाज निर्माण की प्रथा का प्रारंभ हुआ था, पुर्तगालियों की ही देन है। पहले हम लोग छोटा छोटा नाव बनाते थे, और जब ये आया ना तो जमोरिन देखा, और बाप रे इतना बड़ा जहाज अपने आप ही चल रहा है, तो उन लोगों ने भी फिर वहां से सीखना शुरू कर दिया। पहले अपने यहाँ छोटे छोटे नाव हुआ करते थे, जहाज फिर इनके आने के बाद ही अपने भारत में आया था। फिर आलू जो खाते हैं हम लोग, प्यारा प्यारा आलू, लगभग छोटे छोटे बच्चों के, हमारे घर में तो बहुत पसंदीदा आलू है, बहुत सारे लोगों को फेवरेट है आलू। तो ये आलू जो भारत में आया वो किसके द्वारा आया? पुर्तगालियों के द्वारा आया है। लाल मिर्च, रेड चिल्ली किनके द्वारा भारत में लाया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1526 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई। गुटेनबर्ग जी थे जिन्होंने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है कई प्रश्नों में, कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था, कौन सा देश किया था, कब किया था, कहां किया गया था। यहां से भर भर के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय व्यापार के क्षेत्र से पुर्तगालियों का प्रभाव कम होता गया। क्यों होता गया कम? चूंकि देख रहे हैं कि इसने काटेज सिस्टम लगा दिया है, ब्लू वाटर पॉलिसी है इसका, तो भारत के लोगों ने देखा कि ये इसकी जो व्यवहार है कुछ कुछ डाकुओं की तरह है। जैसे काटेज किसी के पास नहीं होता था, लाइसेंस नहीं होता था, तो ये क्या कर देता? पूरे के पूरे जहाज को लूट लेता था डाकुओं की तरह। तो समुद्री मार्गों में डाकुओं की भूमिका निभाने लगा था। इसकी छवि एक डाकुओं वाली पुर्तगाली की होने लगी थी भारतीय जनता के रूप में। भारतीय जनता समझ रहे थे कि ये कुछ कुछ डाकू ही है। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय व्यापार के क्षेत्र से पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो गया तथा वे भारतीय व्यापार से बाहर हो गए, क्योंकि थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली नामक स्थान पर पराजित कर दिया। किसने पुर्तगालियों को पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। कहां पराजित किया? सॉली नामक स्थान पर पराजित किया। हालांकि गोवा, दमन और द्वीप में 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा और आजादी के बाद दिसंबर 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा, दमन द्वीप इन क्षेत्रों को हम लोगों ने अपने अधीन किया और उसको अपने भारत में शामिल कर लिया। ये देखिए, ये तंबाकू जो कि किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। ये रेड चिली किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। ये प्यारा पोटैटो आलू किसका देन है? पुर्तगालियों का देन है। इन लोगों को तो देख ही चुके हैं, वास्को डी गामा। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा डॉक्टर एपीजे कलाम जी का जो थॉट्स था। वो सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए पुर्तगाली कंपनियों का जो आगमन था, भारत में पुर्तगाल कैसे आए थे, इसके विषय में आज हम बात किए हैं। नेक्स्ट डे में जो भी यूरोपीय कंटिनेंट के और भी देश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार रखिए जिससे वो आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।